नमस्कार साथियों। आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरे पृष्ठभूमि को समझा था। उसके बाद में सभी एक्ट पढ़ लिए थे, अधिनियम पढ़े थे, और उसके बाद में संविधान लागू होने तक हमने सब कुछ जानकारी अच्छे से कवर कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत। तो जब संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाने का निर्णय लिया, तो हमारे जो नेता थे, इन्होंने समझा कि जो भारत है वो तो एक बहुत विशाल और जटिल समाज है। तो केवल पारंपरिक जो व्यवस्था चली आ रही थी, इससे एक आधुनिक राष्ट्र नहीं चल सकता अभी की जरूरतों के अनुसार। तो उन्होंने सोचा कि जो दुनिया के कई सारे देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सबके जो अच्छे अच्छे संवैधानिक सिद्धांत हैं, जिनसे वो लोग अपने देश को चला रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाए, उनको पढ़ा जाए, उनकी खूबियों को समझा जाए, और फिर उनकी खूबियों को समझने के बाद में हम अपनी जरूरत के अनुसार और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढालकर अपने संविधान में मिलाएं और जोड़ लें। हमने किसी देश के संविधान से बिल्कुल ठीक वैसे ही शब्दशः चीजें नहीं ली। हमने किसी भी देश के जो संविधान है उससे शब्दशः चीजें नहीं ली। हमने उसमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किए, और जैसा हमको जरूरत है उस हिसाब से परिवर्तित करके अपने संविधान में जोड़ा। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि किस देश से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में क्या चीजें जोड़ी। ठीक है, तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, कल हम लोगों ने जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 पढ़ा था, एक बार इसको लिख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसको जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इस अधिनियम में कई सारे चीजें चीजें थी। तो जो हमारा संविधान है, अभी जो हमारा संविधान है, इसमें जो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद जो हैं, इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, जो जो 395 अनुच्छेद हैं संविधान में हमारे, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से बिल्कुल ठीक वैसे ही ले लिए गए हैं। ये जो अधिनियम था, इससे लगभग 250 अनुच्छेद ठीक वैसे ही ले लिए गए हैं, ठीक वैसे ही जोड़ लिए गए हैं। और या तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। ये चीज जानकारी हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, उसमें जो हमारे संविधान में अभी 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद बिल्कुल वैसे ही ले लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, या कुछ में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। और बाकी चीजें हैं हमारे संविधान में, वो अलग अलग देशों से प्रेरित होकर ली गई हैं। तो अब हम उनको समझना शुरू करेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए साथियों, एक एक करके सभी चीजें समझना शुरू करेंगे। देखिए, लगभग 30 से 35 चीजें हैं दो, जो हमको याद होनी चाहिए, और उसके बाद में हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो हम देश के हिसाब से याद करेंगे, यानी किस देश से क्या चीज ली गई है। तो एक तरफ हम देश लिख लेंगे, और एक तरफ प्रावधान। एक तरफ देश और एक तरफ प्रावधान। ठीक है। प्रावधान का मतलब, प्रावधान बेसिकली नियम या व्यवस्था कह सकते हो। प्रावधान का मतलब कोई नियम होते हैं या व्यवस्था, या कह सकते हो कानूनी प्रबंध। ठीक है, किसी विषय को नियंत्रित करने और समझाने और लागू करने के लिए जो बनाए गए हों। तो एक तरफ हम देश को लिखेंगे, और दूसरी तरफ उस देश से क्या लिया गया है उसको लिखेंगे। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले हम अमेरिका को पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इससे क्या क्या लिया गया है? देखिए, पहले तो हम इससे जो चीजें ली गई हैं उनको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द है हम भारत के लोग, उसको यहां से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द यहां से लिया गया है, हम भारत के लोग। ठीक है। दूसरी चीज क्या ली गई है? जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, वो यहां से लिए गए हैं। और तीसरी चीज, स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथी चीज क्या है? जो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। ये हम सारी चीजें भी एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साथियों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, हटाए जाने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? इसके बाद में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और इसके बाद में दो तीन चीजें और हैं, उनको भी लिख देते हैं इसी में ऊपर। आप लोग ये हेडिंग बना लीजिएगा। उसके बाद में या इधर ही लिख देते हैं जो बचे हुए हैं। उसके बाद में साथियों है जनहित याचिका। और क्या लिया गया यहां से? उपराष्ट्रपति का पद। और उसके बाद में यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया। तो जो ये अमेरिका है यहां से ये चीजें मुख्य रूप से ली गई हैं। जो अमेरिका है इसमें यहां से ये सारी चीजें ली गई हैं। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं। तो पहले तो प्रस्तावना का शब्द, दूसरे नंबर पर मूल अधिकार, और तीसरे नंबर पर स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथे नंबर पर न्यायिक पुनरावलोकन, पांच पे जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, इसमें जो न्यायाधीश होंगे इनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये है। और जनहित याचिका तथा उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये लगभग 9 चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली गई हैं। तो देखिए, एक एक चीज को हम बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो ये पहला है प्रस्तावना के शब्द, जो ये हम भारत के लोग इसमें से लिया गया, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो हम भारत के लोग हैं यानी वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल, तो ये जो है प्रस्तावना के शब्द, ये अमेरिका से प्रेरित होकर लिए गए हैं। यानी इनका मतलब है कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो किसी राजा या सरकार या विदेशी शक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि भारत के आम लोगों ने खुद से, खुद मिलकर, स्वयं मिलकर इसे बनाया है। तो कहने की बात यह है कि संप्रभुता जनता में निहित है।
यानी असली शक्ति जनता के पास है, सरकार तो जनता का प्रतिनिधि है। ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो जो प्रस्तावना के शब्द हैं हम भारत के लोग, ये कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। दूसरे नंबर पर मूल अधिकार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं। ये क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार वे चीजें हैं, हालांकि ये सब आगे चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी इनका अर्थ समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मूल अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए प्रेरित होके। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये जरूरी और बुनियादी अधिकार हैं आपके, इसको कोई सरकार आपसे छीन नहीं सकती। यानी इनका मकसद है कि जो नागरिक हैं इनको स्वतंत्रता और इनके सम्मान की रक्षा की जाए। ये सारे अधिकार आपको देता है संविधान। तीसरे नंबर पर हमारी है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका हम जानते हैं। अब स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जो कोर्ट होगा आपका, जो कोर्ट होगा वो सरकार के अधीन नहीं होगा, वो सरकार से स्वतंत्र रहेगा। सरकार, मान लीजिए कोई सरकार है, तो वो अभी कोर्ट को आदेश नहीं दे सकती कि कौन सा फैसला लेना है। अगर कोर्ट सरकार पर ही निर्भर हो जाए तो वह जनता के अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कोर्ट है वो सरकार से स्वतंत्र है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वतंत्र न्यायपालिका। यह भी अमेरिका से प्रेरित होकर लिया गया है। चौथे नंबर पर है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। अब इसका अर्थ क्या हुआ? न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट है, जो ये कोर्ट है, ये यह जांच सकती है कि जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है, मान लीजिए कोई संसद में कानून बनाया जाता है या सरकार कोई आदेश जारी कर देता है, तो उसको ये चेक कर सकता है, जो ये कोर्ट है ये चेक कर लेगा इसको कि ये जो जो ये कानून बनाया गया है संसद में या कोई आदेश निकाला है सरकार ने, ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है। भाई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आई और जो गवर्नमेंट चला रहे हैं लोग, वो एक अपना शासन करने का एकदम अपना तरीका अपना ले, अपना अपने व्यवहार से चलाना शुरू करें, और जो हमारे अधिकार हैं इनका इनको माने ही ना, तो इसके लिए ये जो न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, जो कोर्ट है, वो कभी भी ये जो कानून है, आदेश है, इनको जांच सकता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। तो इस प्रणाली को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार कहे कि हर नागरिक को शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने की अनुमति नहीं है। अगर ये सरकार कह दे कि शाम को 6 बजे के बाद कोई लोग घर से नहीं निकलोगे, तो या तो हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है जो संविधान हमें अधिकार देता है, तो कोर्ट इसको अवैध घोषित कर देगा, इनवैलिड घोषित कर देगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 पे सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं इनके न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके जजों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इनको तभी हटाया जा सकता है या तो वो कोई कदाचार करे, या तो कोई कदाचार करे, कदाचार यानी मिसकंडक्ट करे, या तो अक्षमता हो, या तो कदाचार करें या तो अक्षमता हो। अक्षमता का मतलब उनमें क्षमता ना हो, इनकैपेबिलिटी हो, इनकैपेसिटी हो, सॉरी। तो ये दो चीजें जब हो तब उनको हटाया जा सकता है। वो भी कैसे? प्रक्रिया क्या होगी? जो संसद है उनके दोनों सदन में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी अमेरिका की तर्ज पर ही लिया गया है। 6 नंबर पे क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी तो एक इंसान है, उसका भी अपना दिमाग है अपने हिसाब से। अब उसके पास कोई पावर भी है, बहुत बड़ी पावर है, हमारे पूरे देश का वो राष्ट्रपति है और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो अगर राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन करने लग जाए, अगर राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, ठीक है। उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। या कैसे होगा? देखिए, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी सदन में पहले तो प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर उसे विशेष बहुमत से दोनों सदन में पास किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। यह भी जो प्रावधान है वो अमेरिका से ही लिया गया है। नंबर 7 पे क्या है? जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। इसको क्या है? देखिए, यदि कोई ऐसी समस्या है जिससे पूरे समाज को हानि हो रही हो, जो पूरा समाज है उस पूरे समाज को ही हानि हो रही हो, तो कोई भी नागरिक
चाहे वो डायरेक्ट उससे पीड़ित हो या ना हो, कोई भी नागरिक अदालत में याचिका दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए नदी प्रदूषण हो रहा हो, तो अब नदी प्रदूषण किसी एक व्यक्ति को तो तकलीफ नहीं दे रही होगी, कई सारे लोगों को दे रही होगी, पूरे समाज के लिए खतरा है। या मान लीजिए कोई सरकारी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एक भ्रष्टाचार जब समाज में हो रहा है तो उससे कोई एक आदमी थोड़ी ना पीड़ित होगा, एक समाज पीड़ित होगा। तो ऐसे में भी आप कोर्ट में आवाज उठा सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। इसका उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक हित की रक्षा करना, सभी जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद। इसका मतलब क्या है? जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो राज्यसभा का सभापति होता है, हम सभी जानते हैं। और जब राष्ट्रपति नहीं होगा किसी कारणवश, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, यानी जो राष्ट्रपति के कार्य हैं उनको ये करेगा, उनके कार्यों को करने के लिए ये रहेगा उपस्थित वहां पर। तो ये संरचना भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद से ली गई है, प्रेरित है। 9 नंबर है हमारा यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो सरकार है वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने से पहले, जो कोई भी व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता छीनने से पहले, जो भी उसकी पूरी स्वतंत्रता है उसको छीनने से पहले एक न्यायपूर्ण, उचित तरीके से, और कह सकते हैं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी। पारदर्शी मतलब उसमें पीछे से कुछ छुपा हुआ चीज नहीं करेगी, वो एक नियम के तहत पूरी न्याय तरीके से और उचित ढंग से प्रक्रिया का पालन करेगी, उसके बाद में उसकी स्वतंत्रता छीनेगी। इसका मतलब है कि जो कानून है वो उचित होना चाहिए, और कानून की प्रक्रिया भी न्याय संगत होनी चाहिए, और तीसरा, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे अब उदाहरण क्या है मैं समझाता हूं, समझिए। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को जेल में डालना, किसी को जेल में डालना हो तो उससे पहले क्या होना जरूरी है? जांच होना जरूरी है। उसके लिए एक निश्चित जांच हो, सुनवाई हो, प्रमाण हो, वकील की सुविधा मिले। तो ये सारी चीजें भी अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिद्धांत से प्रेरित हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई थी, इसको याद कर लिया हम लोगों ने। 9 चीजें थी, क्या क्या थी? प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, और यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, सभी चीजों के हमने अर्थ भी समझा दिए हैं। और जब मैं समझाया हूं तो आप वीडियो को रोक के या उसको स्लो करके सामने उसका अर्थ लिख सकते हो अगर आपको जरूरत महसूस होती है। क्लियर है सभी को? तो ये थे पहले देश की हम लोग बात की, अमेरिका से क्या लिया गया। अब चलिए साथियों दूसरा देश पढ़ते हैं कि वहां से क्या लिया गया। ठीक है, तो जो दूसरा देश था वो ब्रिटेन। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से सबसे पहले लिया गया विधि का शासन। नंबर 1, विधि का शासन। इंग्लिश में बात करें तो रूल्स या रूल ऑफ लॉ बोला जाता है इसको। अब विधि का शासन का मतलब क्या है? देखो, विधि का शासन का मतलब है कि कानून सर्वोच्च होगा, जो कानून है वही सर्वोच्च होगा, वही सबसे ऊपर होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं माना जाएगा, कानून सबसे ऊपर होगा। कोई भी जब व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई आम नागरिक हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, कानून की निगाह में सब बराबर माने जाएंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। कानून सबसे ऊपर रहेगा, कानून सर्वोच्च रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि आम आदमी लाल बत्ती तोड़े तो चालान कटेगा, यदि एक मंत्री भी लाल बत्ती तोड़े तो उसका भी चालान कटेगा, ये नियम कहता है। अब व्यवहारिक रूप में मंत्री बच के चला जाए सोर्स लगा के वो अलग बात है, लेकिन नियमतः बात करें तो दोनों के लिए नियम बराबर है कि दोनों का चालान कटेगा। ठीक है, ये विधि का शासन हुआ। दूसरी चीज क्या ली गई? नंबर 2 पर यहां से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। ये संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? देखिए, जब हम संसदीय शासन प्रणाली को समझेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि संसद क्या है। देखिए, संसद जो है, जो संसद है इसके दो हिस्से होते हैं। भारत की जो संसद है इसके दो हिस्से होते हैं या दो सदन होते हैं। कौन से? लोकसभा
और दूसरा राज्यसभा। जो ये लोकसभा है, जो ये लोकसभा है, यहां जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए लोग बैठते हैं। जो ये लोकसभा वाला सदन है, इसमें जनता द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं, ठीक है। ये जो लोकसभा है, इसमें जनता द्वारा चुने लोग बैठते हैं, और इनको क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। इनको हम सांसद कहते हैं, इंग्लिश में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद, इसके मेंबर यानी सदस्य, संसद के सदस्य। ठीक है, तो जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो लोकसभा। और राज्यसभा में क्या होता है? जो राज्यसभा में बैठते हैं वो क्या है? वो जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, जनता नहीं चुनती है, उसको कौन चुनता है? राज्य की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं, विधानसभाएं चुनती हैं। ठीक है, ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता है। तो समझ गए, जो संसदीय प्रणाली है उसमें संसद जो है, संसद दो सदन में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए लोग भेजते हैं, जैसे जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है नवंबर 2025 में, तो जो अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी लोकसभा के क्षेत्र से जीते हैं लोग, वो जाएंगे, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। और जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो चुनेंगी राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, ये स्थायी सदन है। अब इसके बाद क्या होगा? सांसद भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद। समझ गए आप? अब ये प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली? देखिए, इसकी पहचान ये है कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री संसद से आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री संसद से आते हैं, और जो सरकार है, जो सरकार है, इसको लोकसभा का बहुमत चाहिए, इसको लोकसभा का बहुमत चाहिए। अगर लोकसभा का बहुमत नहीं मिला, लोकसभा का विश्वास जैसे ही खो देता है, तो सरकार गिर जाती है, जो सरकार है वो गिर जाती है। तो इसी को कहते हैं संसद के प्रति जवाबदेह सरकार, यानी एक शब्द में, संसद के प्रति जवाबदेह सरकार। यानी उसको हमेशा जो लोकसभा का बहुमत चाहिए होगा। ठीक है, तो संसद के प्रति जवाबदेह सरकार। क्लियर है सभी को? तो क्या क्या लिया गया? नंबर एक पे विधि का शासन, विधि का शासन, और नंबर दो पर संसदीय शासन प्रणाली, और नंबर तीन पर ब्रिटेन से क्या लिया गया? नंबर तीन पर ब्रिटेन से लिया गया हमारे एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? देखिए, जो एकल नागरिकता है, इसका, इसके अगर नाम को आप गौर करोगे तो इसी से पता चलता है कि ये एकल, एक नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। यानी भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारत में केवल एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता होती है। हर राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होती। जैसे अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई अमेरिका में व्यक्ति है, तो उसको, जो अमेरिका में व्यक्ति है, उसको दो जगह की नागरिकता मिल सकती है। जैसे अमेरिका का भी नागरिक है, और उसके बाद में अमेरिका के साथ में कैलिफोर्निया का भी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिहार का नागरिक है और दिल्ली का भी नागरिक है। इसको सिर्फ एक शब्द में कहेंगे, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, एक नागरिकता, भारत की नागरिकता, भारतीय नागरिकता। ठीक है, हर राज्य की अपनी एक अलग नागरिकता नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथी चीज क्या ब्रिटेन से ली गई। तो चौथी चीज यहां से साथियों ली जाती है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, इसका अर्थ क्या हुआ?
द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि संसद दो सदन से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों मिलके कानून बनाते हैं, ठीक है, और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। कोई भी एक का नहीं चलता है, दोनों सदन की व्यवस्था है, इसको कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। नंबर 5 पे और यहां से क्या लिया गया? विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन जैसी है। जैसे ब्रिटेन में सबसे पहले विधेयक पास होता है, उसके बाद में उस पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद में समिति को भेजा जाता है, उसके बाद में समिति को भेजने के बाद में क्या होता है? उसके बाद में सदनों में पास होगा, दोनों सदन जो है उसमें पास होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, ठीक है, तब जाके वह कानून बनेगा। तो ये जो विधि का मतलब है लॉ, विद को इंग्लिश में लॉ कहते हैं। तो जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। विधेयक पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, समिति को भेजा जाएगा, दोनों सदन से पास होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, तब नियम बनेगा, लॉ बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 6 नंबर क्या। देखिए, और लिया गया यहां से, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावी जीत। मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो चुनाव होगा उसमें जो जीत निश्चित की जाएगी, वो कैसे निश्चित की जाएगी? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, उसको चुनावी जीत का निर्णय लिया जाएगा कि वो जीता है। ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 7वां नंबर क्या है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। देखिए, जब आप विधायिका देखते होंगे, जब आप विधायिका देखते हैं तो उसमें अलग अलग जो बैठते हैं सदस्य, उसमें एक आगे मुख्य बैठता है, अध्यक्ष, स्पीकर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी भूमिका क्या होती है? देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो सदन की कार्यवाही चलाते हैं, अनुशासन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं, बहस को नियंत्रण करते हैं, किसी बिल को धन विधेयक माना जाए कि नहीं ये निर्णय लेते हैं, सदस्य को निलंबित भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके पास होती हैं। अब 8वें नंबर पे क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, इसका अर्थ क्या हुआ? तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, यानी कुछ अधिक अधिकार दिए जाते हैं। कौन कौन से? जिससे वो स्वतंत्र तरीके से काम करें, किसी दबाव में ना रहें। जैसे संसद में अगर कोई बात कहता है कोई सदस्य, तो अदालत उस पर मुकदमा नहीं कर सकती। जो संसद में खड़े होकर लोग बोलते हैं उन पर अदालत मुकदमा नहीं कर सकती, यानी बैठक में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है। और समिति कार्य में दखल नहीं दी जाएगी, ये भी इनके पास है अधिकार। तो ये अधिकार, कुछ विशेष अधिकार संसदीय विशेष अधिकार कहलाते हैं। तो ये चीजें ब्रिटेन से ली जाती हैं। कौन कौन सी? रिवीजन करिए। नंबर 1 पे विधि का शासन, ठीक है, कि कानून सर्वोच्च होगा। नंबर 2 संसदीय शासन प्रणाली, और नंबर 3 पर एकल नागरिकता। नंबर 4 पर द्विसदनीय व्यवस्था की दो सदन होंगे और मिलकर काम करेंगे। नंबर 5 पर विधि निर्माण प्रक्रिया, कि कोई नियम बनेगा कैसे, कोई लॉ कैसे बनेगा। और नंबर 6 पर सर्वाधिक मत, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुनावी में जीत हासिल करेगा चुनाव में। नंबर 7 विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका क्या है, जो स्पीकर है वो क्या काम करता है। और नंबर 8 संसदीय विशेष अधिकार क्या है, जो संसद के सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। चलिए अब तीसरे देश की बात करते हैं कि वहां से क्या लिया गया। तो तीसरा देश है साथियों दक्षिण अफ्रीका। यहां से क्या लिया गया है? तो जो दक्षिण अफ्रीका है साथियों, यहां से लिया गया है पहला तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
इसका मतलब क्या हुआ? संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब है कि जो संविधान है हमारा, तो आगे आने वाली जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किए जाएं, बदलाव किए जाते हैं। तो ये जो बदलाव है, जो संशोधन किए जाएंगे, सुधार किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी बात की गई है। ठीक है। नंबर 2 क्या लिया गया? राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा होगी, लोकसभा राज्यसभा दो होते हैं, तो जो राज्यसभा होगी उनके जो सदस्य होंगे, इनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये चुने कैसे जाएंगे, ये बात की गई है इसके अंतर्गत। और ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें कौन कौन सी हैं? दक्षिण अफ्रीका से पहली तो संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, ये भी इसी से। तो संविधान संशोधन जरूर याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब नेक्स्ट देश की बात करते हैं, कनाडा की हम बात करते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? तो नंबर 4 का देश है कनाडा। तो कनाडा से साथियों क्या क्या लिया गया है उसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भारत है वो संघीय ढांचे पर है। यानी जो केंद्र और राज्य हैं, जो केंद्र और राज्य हैं, इनके दोनों के पास अपने अपने क्षेत्र हैं। लेकिन जो केंद्र है, देखिए, बहुत सारे विषय हैं किसी देश को चलाने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको बांट लिया जाता है। कुछ चीजें राज्य के पास हैं, कुछ केंद्र के पास हैं। लेकिन जो केंद्र है, इसके पास थोड़ा सा अधिक है, इसके पास अधिक है। इसी की बात की गई है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर इसको बोला गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था की गई है, ये बात है। दूसरी चीज क्या ली गई? जो दूसरी चीज है वो क्या ली गई? दूसरी चीज यहां से ली जाती है शक्तियों का वितरण। सॉरी, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, जो शक्तियां हैं उनका वितरण किया जाए, तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, का केंद्र में निहित होना, निहित होना। देखिए, जो शक्तियां हैं यानी जो केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियां हैं, यहाँ पर उन शक्तियों की बात की गई है। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियां हैं, वो अलग अलग सूची में बांट ली गई हैं कि कौन सी राज्य केंद्र सूची में रहेगा और कौन सा राज्य सूची में रहेगा, और कौन से दोनों के पास, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। इन 3 सूचियों में बांटा गया है। तो जो अलग अलग सूचियों में जो बांटा गया है, उनका उनकी बात की गई है। वो कहां से लिया गया है? वो भी कनाडा से प्रेरित होकर लिया गया है। शक्तियों का वितरण, देखिए यहां पे हमने बताया कि सशक्त केंद्र था, दोनों में बट गया था, और कुछ चीजें दोनों के पास रहेंगी, कुछ राज्य के पास, कुछ केंद्र के पास, और कुछ दोनों मिलकर करेंगे। 3 पार्ट में बांट लिया गया शक्तियां। तथा अवशिष्ट शक्तियां, तथा इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान में जिन पे बात नहीं की गई है। तो अगर ऐसी चीजों पर बात की जाएगी, इनका अधिकार की बात करी जाएगी, इन पे जो कानून बनाया जाएगा उसकी शक्ति केंद्र ले लेगा अपने हाथ में। यानी पहले तो बांट लिया जितनी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बच जाता है अगर, तो उस पे अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा। अवशिष्ट यानी बची हुई शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो बची हुई शक्तियां हैं उनका केंद्र में निहित हो जाएगा। ठीक है। उन पर केंद्र अपना अधिकार रखेगा। चलिए तीसरी बात कौन सी है? तीसरा क्या लिया गया? तो तीसरा लिया गया केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। देखिए, भारत में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है, केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए राज्यपाल को अक्सर केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। जो राज्यपाल है इसको केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। चौथी चीज कनाडा से क्या ली गई है? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ ये है, जो राज्याध्यक्ष हैं या केंद्र हैं, यानी प्रेसिडेंट, वो संवैधानिक और जो कानूनी प्रश्न हैं, जो संविधान से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, कोई प्रश्न है अगर, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से राय मशवरा कर सकते हैं। जो राज्य के अध्यक्ष हैं और जो केंद्र हैं प्रेसिडेंट, ये अगर कोई ऐसा उनके मन में प्रश्न है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, कानूनी प्रश्नों पर संबंधित है, कानून से जुड़ा हुआ है, तो वो न्यायालय से परामर्श कैसे कर सकते हैं, इनसे राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है एडवाइजरी ओपिनियन या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये राय ले सकते हैं, लेकिन ये राय मानने के लिए बाधित नहीं है कि हम इनको माने ही अगर राय लिए हैं। इसे एक ये फायदा होगा कि शुरुआत में ही सारा मार्गदर्शन हो जाएगा कि इनमें आगे क्या क्या विवाद हो सकते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। तो ये कहां से लिया गया? ये भी कनाडा से लिया गया। नंबर 5 पे क्या है? संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं कहां से ली गई? ये भी कनाडा से ली गई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कनाडा ने भारत से बहुत सारी चीजें अपनाई थी। कनाडा से भारत ने बहुत सारी चीजें अपनाई थी, लेकिन भारत ने डायरेक्ट वैसे ही नहीं लिया जैसे कनाडा में था, उसमें कुछ संशोधन भी किए। तो जहां कनाडा का मॉडल मजबूत था, केंद्र का मॉडल मजबूत था, तो भारत ने उसको और केंद्रीकरण किया, अपने पास और शक्तियों का विभाजन किया। जैसे अवशिष्ट शक्तियां हो गई, वो अपने पास रखा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बचा है वो अपने पास रख लिया। और जो आपातकालीन प्रावधान है, आगे हम पढ़ेंगे उनको किसमें है, उनका भी केंद्र अपने पास रखा अधिकार। तो ये सारी चीजें अपने पास रख के और मजबूत बनाया। तो ये संघात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया? पहली बात, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरी, शक्तियों का वितरण किया गया, और जो बची अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रहीं। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यपाल की नियुक्ति की बात कहां से ली गई? कनाडा से। चौथा, उच्चतम जो न्यायालय है उससे परामर्श लिया जा सकता है। और पांचवा, संघात्मक विशेषताएं। ये सारी चीजें कनाडा से ली गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से पहले, सबसे पहले तो पढ़ते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। तो दोस्तों, समवर्ती सूची का मतलब होता है, देखिए हमने बताया कि भारत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कृषि हो गया, कानून हो गया, इन सब चीजों की व्यवस्थाएं करनी है, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया। तो इनकी व्यवस्थाएं कोई अकेला केंद्र या अकेला राज्य नहीं संभालेगा। तो कुछ चीजें केंद्र संभाला कि ये चीजें हम देखेंगे, कुछ चीजें राज्य संभाला, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहा गया कि ना तो केवल राज्य संभालेगा ना तो केंद्र, दोनों मिलकर उस पर बात करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो जो ये दोनों मिलकर काम किए गए, ये जो सूची कहलाई, तो पहली हो गई केंद्र वाली सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी जो ये सूची कहलाई जिसमें दोनों मिलेंगे, इसको कहा गया समवर्ती सूची। इसको क्या कहा गया? समवर्ती सूची। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शायद उस पर हम बात करेंगे। तो समवर्ती सूची कहलाता है। तो ये समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? व्यापार, वाणिज्य,
व्यापार, वाणिज्य एवं समागम एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तो इसका अर्थ दोस्तों होता है कि जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, इसका अर्थ हुआ कि भारत के अंदर किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, माल परिवहन और आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगा सकता। कोई भी रोक नहीं लगा सकता। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के व्यापारी हो, तो बिना किसी रोक टोक के आप महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात इन सब जगह पे अपनी चीजें बेच सकते हो, आना जाना कर सकते हो। तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमारे राज्य में बाहर से माल नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता आपसे। ये स्वतः आपको संविधान अधिकार देता है। तो ये बात कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीसरी चीज कौन सी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से? तो तीसरी जो चीज थी ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ हुआ जब लोक संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अभी हमने बताया था, तो जो लोकसभा और राज्यसभा जब किसी जो ऑर्डिनरी बिल है यानी साधारण विधेयक है उस पर जब सहमत नहीं होते हैं, तो जब लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर सहमत नहीं होते हैं, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये कहां से लिया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नंबर 4 पर जो है साथियों, वो है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा का क्या मतलब हुआ? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। तो प्रस्तावना की भाषा क्या हुआ? जैसे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो भाषा है ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें लिखा है दोस्तों, वेयर एज द पीपल। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ है और ये हमारे भारत में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो दोनों जो देश हैं इसमें जो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इन दोनों देशों में जनता को ही संविधान की सर्वोच्च शक्ति माना गया है। जो जनता है, पीपल है, इसे ही सर्वोच्च शक्ति माना गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता को ही माना गया है। तो ये कहां से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? नंबर 1 पर समवर्ती सूची। नंबर 1 पर समवर्ती सूची। हाँ, एक चीज और देखिए, समवर्ती सूची यानी दोनों बना सकते हैं उस पे कानून। तो जब दोनों कानून बनाएंगे और दोनों अलग अलग हुए, मान लीजिए राज्य ने बनाया कि नहीं इसका ये होगा, केंद्र ने बनाया नहीं इसका ये होगा, क्योंकि ये दोनों के अधिकार में आता है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उसमें केंद्र वाली की बात मानी जाएगी, केंद्र वाला लागू होगा। ठीक है, जब कोई दोनों बनाएंगे, राज्य और लोग दोनों, राज्य और केंद्र दोनों, तो उसमें केंद्र वाला माना जाएगा, उसको सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। हर जगह आप देश में जाके व्यापार कर सकते हो, कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, कब? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जो प्रस्तावना की जो भाषण है वी द पीपल, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। क्लियर है सभी को? तो चलिए अब नेक्स्ट पहुंचते हैं कि दूसरे देश से क्या लिया गया। तो 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से क्या लिया जाता है? सबसे पहले समझना है राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इंग्लिश में बोले तो
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपी ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी एसपी, इसीलिए शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। क्लियर है? तो ये देखिए, इसका अर्थ हुआ कि ये ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। जब सरकार नीतियां बना रही हो तो उस समय ध्यान में रखना चाहिए। ये न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि डीपीएसपी लागू करो। ये बस देश चलाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। क्लियर है क्या? तो ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। दूसरा क्या लिया गया यहां से? दूसरा लिया गया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। यानी निर्वाचन का मतलब, जो भारत का राष्ट्रपति है इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होगा, बल्कि एक निर्वाचन मंडल करेगा। ये बिल्कुल आयरलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव जैसा है। तो ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। तीसरी चीज यहां से क्या लिया गया? ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, इसलिए अभी बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये कहां से लिया गया? ये भी आयरलैंड से लिया गया। तो इसका अर्थ क्या होता है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इसका मतलब हुआ जो भारत में राष्ट्रपति है, जो भारत में राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, ठीक है, नामांकित कर सकता है। अब वो जो सदस्य हैं वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े हो या ना हो, किसी पार्टी के चुनाव की जरूरत उनको नहीं है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में बिठा सकता है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जो, अब ये कैसे, किनको किनको, जैसे कोई साहित्य के क्षेत्र का हो, कोई कला के क्षेत्र का हो, कोई विज्ञान के क्षेत्र का आदमी हो, कोई समाज सेवी हो, इनको भी वो राज्यसभा में बिठा सकता है। ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास में। इसका मतलब है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हो और रघुनाथ महापात्रा हो जो कला के हैं, इन सब भी, ये भी सदस्य हैं हमारे राज्यसभा के। जबकि सचिन तेंदुलकर खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो मैदान में राजनीति न करते हुए भी देश को अपना योगदान देते हैं अपनी बुद्धि से। तो इन लोगों का भी योगदान लिया जाता है। तो ऐसे कितने, 12 लोगों को ये नामांकित करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, वो सदस्य चुने कैसे जाते हैं राज्यसभा में, ये हम लोगों ने, ये कहां से लिया गया? तो राज्यसभा के सदस्यों के जब निर्वाचन की बात करेगा, नामांकन कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और जब निर्वाचन की बात करेगा तो निर्वाचन कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की बात करेगा दक्षिण अफ्रीका, नामांकन कहां से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। और क्या है? तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आयरलैंड से ली गई हैं, यही 3 चीजें हैं। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब देश को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट देश कौन सा है? फ्रांस। अब हम फ्रांस को समझेंगे कि फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो फ्रांस से पहला तो लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये लिया गया है फ्रांस से, यानी रिपब्लिक। इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है कि जो देश का सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो चुनता है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा या रानी है और जब वो अपनी पद से हटा तो उनका बेटा बैठ गया, जब वो हटा तब उसका बेटा बैठ गया, ऐसा नहीं है। हम लोग जो प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे वो लोग मिलके चुनेंगे हमारे राष्ट्रपति को, ठीक है। ये व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। ऐसा नहीं कि कोई राजा है और रानी है, फिर उनका लड़का हुआ, वो जब हटा तो उनका लड़का बैठा, ऐसा नहीं। हम लोग जो प्रतिनिधि चुनेंगे चुनाव के द्वारा,
वो लोग जब जाएंगे पार्लियामेंट, वो लोग मिल के चुनेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे द्वारा ही, डायरेक्ट नहीं लेकिन एक एक प्रणाली के तहत हमारे द्वारा ही चुना जाता है। हम लोग जिनको भेजते हैं वो लोग ही चुनते हैं। ठीक है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात क्या है? तो दोस्तों दूसरी बात है स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व का सिद्धांत, एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये कहां से लिया गया है? ये भी फ्रांस से लिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका तीन शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीनों को समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विचार व्यक्त करने, धर्म मानने, रहने, काम करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता है। संविधान स्वतंत्रता देती है। ठीक है। समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है जो देश का कानून है वो सबके लिए समान है। वो कोई जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संपत्ति इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बंधुत्व का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो देश के नागरिक हैं इनमें भाईचारा, एकता, सम्मान ये सब बना रहे। तो ये अपने संविधान में जो जोड़ा गया है, ये कहां से प्रेरणा लेके जोड़ा गया है? फ्रांस से प्रेरणा लेके जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देश है हमारा, जो नेक्स्ट देश है वो है रूस। रूस से साथियों क्या लिया गया है, इसको याद करते हैं। तो रूस से क्या क्या लिया गया? यहां से पहला तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लिया गया, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मूल कर्तव्य का मतलब है कि ऐसे काम जिन्हें भारत का हर नागरिक को करना चाहिए, राष्ट्र के हित में, हमारे देश के हित में करना चाहिए, ये कहलाते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है। ये यदि अधिकार है तो कर्तव्य भी होने चाहिए, दोनों चीजें हैं। अगर आपको अधिकार देता है हमारा संविधान कि आप ये सब कर सकते हो, तो कुछ कर्तव्य भी तो आपका बनता है। तो जो कर्तव्य हैं ये संतुलन बनाए रखते हैं दोनों चीजों में। ऐसा नहीं अधिकार के नाम पे आप कुछ भी करते जाओगे। तो कुछ कर्तव्य भी हमको दिमाग में रखना है। ये रूस से लिए गए हैं। दूसरी चीज क्या ली गई है कर्तव्य के बाद में? दूसरी चीज जो ली गई वो है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में हमारे बात किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा आपको। इसका आदर्श कहां से प्रेरित है? रूस से। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका इसमें तीन शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, सामाजिक न्याय कैसा? सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो समाज में सभी वर्ग हैं इनको बराबर सम्मान मिले, बराबर अवसर मिले, बराबर सुरक्षा मिले। जाति, धर्म, भाषा, लिंग इनके आधार पर भेदभाव ना किया जाए इनके साथ। ये हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय कौन सा? तीन न्याय बात किया गया है। प्रश्न बनता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई? तीन प्रकार के, एक तो सामाजिक, एक तो आर्थिक, एक तो राजनीतिक। तो आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो हर एक व्यक्ति है उसको न्यायपूर्ण आर्थिक अवसर मिले। मतलब कोई बेहद अमीर, बेहद गरीब अंतर ना रहे। जो अर्थव्यवस्था है उसका लाभ सभी वर्गों को मिले, केवल गरीब या केवल अमीर को ना मिले। तो ये कहलाता है आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक क्या न्याय का मतलब है कि जो नागरिक है उसको राजनीति में बराबर का अधिकार मिले। चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो, ये राजनीतिक न्याय कहलाता है। ठीक है। ये भी, ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देश कौन सा है? अगला देश है हमारा जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से साथियों लिया गया है जब आपातकाल देश में लगता है, लिख लेते हैं इसको हम, आपातकाल, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का
स्थगन। ठीक है, जब देश में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो उस समय आपके मूल अधिकार काम नहीं करते हैं, ये स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, उस समय आपके मूल अधिकार काम नहीं करते हैं, स्थगित हो जाते हैं। तो यह कहलाता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। कहां से लिया गया है? जर्मनी से ये लिया गया है। देखिए, स्थगन का मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकार खत्म हो गए, ये सिर्फ तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि देश में आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कहां से प्रेरित होकर लिया गया है? जर्मनी से ही लिया गया है। और एक देश और हम पढ़ लेते हैं 10 नंबर में, जापान। तो जापान से क्या लिया जाता है? तो जापान से लिया जाता है विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि अगर संसद कोई कानून बना दे, तो उस कानून के अनुसार आपके जीवन और स्वतंत्रता की जो अधिकार हैं, जो उनके, उनको वो छीन सकता है। यानी जीवन और स्वतंत्रता केवल कानून द्वारा तय प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। जो प्रक्रिया कानूनी बनी हुई है, उसके द्वारा ही छीना जा सकता है, ऐसे नहीं छीन सकता कोई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देशों से लिए गए स्रोत थे हमारे संविधान के, जहां से हमारा संविधान मिलके बनता है। ठीक है साथियों, तो चलिए एक बार 2 से 3 मिनट में हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। सबसे पहले पहली पीपीटी पे पहुंचते हैं। जो भारतीय शासन अधिनियम था, इससे बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में डायरेक्ट ली गई हैं, लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास। वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, या तो थोड़ा बहुत बदला गया है। अब पहुंचते हैं कहां से क्या लिया गया है। देखिए, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, तो इनको दिमाग में रखना है, लगभग 9 चीजें। पहली बात, प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ आप छोड़ नहीं सकते। देखिए, प्रस्ताव, मूल अधिकार नहीं भूलना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं भूलना है, और उपराष्ट्रपति का पद नहीं भूलना है। ये तो कतई नहीं भूलना है, बिल्कुल भी, ये 3। ठीक है, बाकी ये महत्वपूर्ण पूरे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया, महत्वपूर्ण है, विधि का शासन लिया गया, और संसदीय शासन प्रणाली लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में एकल नागरिकता और संसदीय द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, अभी हम ब्रिटेन की ही बात कर रहे हैं। और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी यहीं से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और सबसे ज्यादा मत मिलने पर चुनाव में उसकी जीत मानी जाएगी, ये। और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें अगर याद करना है तो एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भूलना ही नहीं है किसी कीमत पर, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है। और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, और प्रस्तावना की भाषा, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तो बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत, फ्रांस से लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य, भूलना ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जर्मनी से आपातकाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकाल के समय आपके मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है, यानी जब तक आपातकाल है तब तक आपके मूल अधिकार कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, अब अगर आप नोटिस करेंगे
तो जो विधि की जो प्रक्रिया है, केवल विधि की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। जो विधि की प्रक्रिया है वो, विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसको हम लिख देते हैं। डाउट वाली चीजें क्या क्या है देखिए, एक साथ लिख देते हैं। एक तो है, क्या है? जो विधि निर्माण प्रक्रिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, और दूसरा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? ये जापान से ली गई है। तो इनमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, और यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। इस क्लास को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और इसमें याद करने लायक जानकारी ज्यादा है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको 1 से 2 पेज पर लिखकर, जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर सामने आप चिपका लीजिए। 5 से 10 दिन इसको लगातार देखिए, आपको निश्चित तौर पर ये याद हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ साथियों, हमारी ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और जल्द ही हम नई क्लास के साथ में मिलेंगे आगे, और नई सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।